दोस्तों ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश को परिभाषित करें। प्रदेश की संकल्पना एवं इसके प्रकारों का विवरण दीजिए। प्रदेश क्या होता है इसकी परिभाषा देना है। प्रदेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट, अवधारणा सब एक ही बात है, तो प्रदेश की संकल्पना क्या है ये बताना है और इसके क्या प्रकार हैं, प्रदेश के क्या प्रकार होते हैं इसका विवरण देने के लिए कहा जा रहा है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। प्रदेश होता क्या है, प्रदेश की परिभाषा कैसे लिखेंगे। कहा कि भूगोल में प्रदेश प्रदेश पूछे या फिर आपको क्षेत्र पूछे, दोनों एक ही बात होता है। हम आपको फिर से बता दें कि क्वेश्चन आपको प्रदेश पूछे, ठीक है, प्रादेशिक पूछे, क्षेत्रीय पूछे, क्षेत्र पूछे, सब एक ही बात है। प्रदेश और क्षेत्र एक होता है। तो भूगोल में प्रदेश एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। कहा जा रहा है कि भूगोल में प्रदेश जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। पृथ्वी पर सभी स्थानों की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं एक जैसी नहीं होती हैं। पृथ्वी पर जितने भी क्षेत्र पाए जाते हैं, जितने भी स्थान पाए जाते हैं, वो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं उसमें क्या है तो एक जैसा नहीं होता, सब में अलग अलग होता है। कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं उद्योग अधिक है, तो कहीं कृषि प्रमुख है। इसलिए समान विशेषताओं वाले क्षेत्रों को एक इकाई मानकर उनका अध्ययन किया जाता है। इस इकाई को प्रदेश कहा जाता है। आपको पता है कि जो पृथ्वी है, यहाँ पर सभी स्थान बराबर नहीं, सभी स्थान एक जैसे नहीं। कहीं पर बालू पाया जाता है तो कहीं पर घना जंगल है, कहीं पर ज्यादा बरसात होता है तो कहीं पर सूखा है, कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर समतल जगह है। तो इस तरह से हर एक क्षेत्र को जहाँ पर जिस तरह की समानताएं पाई जाती है उसको एक अलग इकाई मान करके उस क्षेत्र को अलग कर दिया जाता है और उसी को प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं उद्योग है अधिक है तो कहीं पर कृषि प्रमुख है। इसलिए समान विशेषताओं वाले क्षेत्रों को एक इकाई मानकर उनका अध्ययन किया जाता है। जहाँ पर समान विशेषताएं हैं, जहाँ पर मान लीजिए कि सिर्फ जंगल ही जंगल इतने बड़े क्षेत्र में, तो इसको एक विशेषताओं वाला इकाई मान लेते हैं, उसका अध्ययन एक मान करके किया जाता है। और ये जो इकाई होता है इसी को प्रदेश कहा जाता है। अगर इतने बड़े क्षेत्र में सिर्फ जंगल ही जंगल है तो इसको जंगल प्रदेश कहा जाएगा। जैसे कि हमारा उत्तर भारत है तो उत्तर भारत में पर्वत ही पर्वत है तो इसको हिमालय प्रदेश कहा जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको कहा जाएगा, तो इसी को प्रदेश कहा जाता है। प्रदेश का मतलब ऐसा नहीं है कि झारखंड प्रदेश, बिहार प्रदेश, ऐसा नहीं। प्रदेश का मतलब जहाँ पर एक रूपता हो, जहाँ पर एक जैसा क्षेत्र हो, एक जैसी चीजें पाई जाती है, एक जैसी विशेषताएं हो, उसको बोला जाता है प्रदेश। प्रदेश की परिभाषा को समझिए। प्रदेश पृथ्वी की सतह का वह क्षेत्र है जहाँ कुछ प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक विशेषताएं समान होती है और यही समानताएं उसे या क्षेत्रों से अलग पहचान प्रदान करती है। इसको बोलते हैं प्रदेश, ठीक है। प्रदेश की परिभाषा क्या कहा गया कि प्रदेश पृथ्वी की सतह का वह क्षेत्र होता है जहाँ कुछ प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक विशेषताएं समान होती है। कुछ न कुछ जो प्राकृतिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, उस क्षेत्र में जो विशेषताएं हैं वो समान रूप से पाई जाएंगी और यही समानताएं उसे अन्य क्षेत्रों से अलग पहचान प्रदान करती है। जैसे कि राजस्थान का थार मरुस्थल, थार मरुस्थल फिर दोबारा कहीं पर भारत में पाया जाता है क्या, तो उसका एक अलग विशेषता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मरुस्थल प्रदेश, ठीक है, या फिर रेतीला प्रदेश। इस तरह से उसको कहा जाएगा। जहाँ पर एक तरह की विशेषता पाया जा रहा है, सिर्फ बालू ही बालू है, सिर्फ रेत ही रेत है, तो उसको मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाएगा, ठीक है। अन्य कुछ विद्वानों के द्वारा भी परिभाषाएं की गई तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। विद्वानों द्वारा प्रदेश की परिभाषा, पहले जो विद्वान है प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता A.J. हर्बर्टसन के अनुसार ये क्या कहते हैं, प्रदेश पृथ्वी के सतह का वह भाग है जिसमें कुछ भौगोलिक विशेषताओं की समानता पाई जाती है। जहाँ पर क्या तो भौगोलिक विशेषताओं की समानता पाई जाती है, मतलब एक तरह के भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, उसी को प्रदेश कहा जाता है। अगर जंगल है तो सिर्फ जंगल, बालू है तो सिर्फ बालू, बर्फ है तो सिर्फ बालू, पहाड़ है तो सिर्फ पहाड़, ठीक है। इस तरह की जो समानताएं एक क्षेत्र में पाई जाती है तो उसको प्रदेश कहा जाता है। दूसरे जो विद्वान है वो है भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसॉर्न के अनुसार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अपनी विशिष्ट पहचान होती है और जो अपने आसपास के क्षेत्रों से भिन्न होता है। मान लीजिए हम आपको थार मरुस्थल का एक उदाहरण दिए थे, तो थार से आप जैसे इधर आएंगे अरावली की तरफ, अरावली के जैसे आप पार आएंगे तो वहां पर आपको बालू नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है इनके द्वारा, रिचर्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अपनी विशिष्ट पहचान होती है, एक अलग पहचान है। थार मरुस्थल का एक अलग पहचान है और वो अपने आसपास के क्षेत्रों से भिन्न होता है। उसके आसपास का जो क्षेत्र जैसे गुजरात हो गए, ठीक है, अरावली के अगर इस तरफ आप आ जाएंगे तो उसका एक अलग पहचान है। तो जिसका अलग क्षेत्रों से कैसे उसको उसके आसपास का जो क्षेत्र उससे वो अलग होता है, भिन्न होता है, उसको बोला जाता है प्रदेश। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं प्रदेश की संकल्पना या फिर कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रदेश की कॉन्सेप्ट, संकल्पना या फिर अवधारणा सब एक ही बात है। कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन। दोस्तों आप प्रदेश की जगह पर क्षेत्र लिख सकते हैं या फिर प्रदेश की जगह पर आपको क्षेत्रीय पूछा जा सकता है, क्षेत्रीय पूछा जा सकता है। तो शब्द का मतलब एक ही होता है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होगा। कहा जा रहा है कि प्रदेश की संकल्पना भूगोल का आधार मानी जाती है।
इसका मुख्य आधार किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली समानता और एक रूपता है। प्रदेश को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब हम लोग प्रदेश को अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे या फिर अलग अलग इकाई के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए प्रदेश एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई है। प्रदेश कैसा है? तो एक विशिष्ट भौगोलिक, विशिष्ट का मतलब होता है एक अलग पहचान रखने वाला, ठीक है, उसे बोलते हैं विशिष्ट। विशिष्ट मतलब एक अलग पहचान रखने वाला भौगोलिक इकाई। जैसे मान लीजिए हम आपको फिर से बताते हैं कि अगर जंगल वाला क्षेत्र है तो वो एक विशिष्ट है, अगर दूसरी तरफ बालू है तो वो दोनों में समानता है क्या? नहीं, एक तरफ पूरा सूखा है, एक तरफ जंगल है जंगल है। तो प्रदेश क्या है कि विशिष्ट भौगोलिक इकाई है, एक अलग पहचान रखने वाला भौगोलिक इकाई है वो। प्रदेश पृथ्वी की सतह का एक ऐसा भाग होता है जिसकी अपनी अलग पहचान होती है। उस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं उसे दूसरे क्षेत्रों से अलग बनाती है। यही कारण है कि प्रत्येक प्रदेश का अपना अलग स्वरूप दिखाई देता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हिमालय प्रदेश को उसकी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और ठंडी जलवायु के कारण पहचाना जाता है, तो उसको बोलते हैं हिमालयी प्रदेश। हिमालय प्रदेश, उसका पहचान क्या है? तो ऊंचे ऊंचे पर्वत और ठंडी जलवायु, ये क्या है? हिमालय प्रदेश का पहचान है। फिर ये चीज आपको कहीं पर मिलेगा, आप आ जाएंगे यहाँ पर झारखंड में, तो झारखंड में सब मिलेगा नहीं मिलेगा? तो झारखंड का जंगल से इसका पहचान है, हम लोग कैसे वनों से हमारा पहचान है। दूसरा जो हम लोग पॉइंट देखते हैं वो है प्रदेश में कुछ विशेषताओं की समानता होती है। प्रदेश में क्या होता है? कुछ कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जिसका समानता होता है। किसी प्रदेश के सभी भागों में कुछ न कुछ समान विशेषताएं अवश्य पाई जाती हैं। यह समानता प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक हो सकती है। और ये जो समानता किसी भी रूप में हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है या फिर सांस्कृतिक हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर सिर्फ उद्योग लगाए गए हैं तो वो औद्योगिक प्रदेश कहलाएगा। कहीं पर मान लीजिए कि सिर्फ नदियों का जाल है, ठीक है, जैसे सिर्फ सिर्फ वहां पर पानी ही पानी है, कहीं पर सिर्फ जंगल ही जंगल है, कहीं पर कह सकते हैं सिर्फ आईटी सेक्टर का जो काम होता है सिर्फ आईटी सेक्टर का ही काम होता है। तो उस तरह से अलग अलग प्रदेशों को बांटा जाता है। प्रदेश में अलग अलग पर्यावरण समानताएं पाई जा सकती है। कहीं पर प्राकृतिक समानता पाया जा सकता है, कहीं पर आर्थिक समानताएं पाया जा सकता है कि अलग अलग एक ही प्रकार का उद्योग लंबे लाइनों में लगा हुआ 10-10 किलोमीटर तक, वो क्या है? एक औद्योगिक प्रदेश कहलाएगा। सामाजिक प्रदेश की उस तरह कहाँ पर किस तरह से समाज पाया जाता है, वही समाज के लोग एक जगह पर रहते तो वो उस तरह का सामाजिक प्रदेश कहलाएगा। संस्कृति किस तरह से, उसको सांस्कृतिक प्रदेश कहलाएगा। तो प्रदेश में कुछ न कुछ विशेषताओं की समानता पाई जाती है और यही बात कहा जा रहा है, यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी प्रदेश के सभी भागों में कुछ न कुछ समान विशेषताएं अवश्य पाई जाती है। यह समानता प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक हो सकती है। उदाहरण के लिए गंगा का मैदान में समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और सघन जनसंख्या जैसी समान विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। तो जो गंगा का मैदान है वहां पर भूमि कैसा है? समतल है। जितना भी गंगा का मैदान है सब जगह पर यह चीज आपको देखने को मिलेगा। मिट्टी कैसा होगा? उपजाऊ होगा। और वहां पर एरिया कैसा है? भीड़ भाड़ वाला होगा, सघन जनसंख्या वाला वहां पर विशेषता देखने को मिलेगा। तो ये पूरे गंगा के मैदान में आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है प्रदेश की अपनी अलग पहचान होती है। ये सब क्या है? तो इसकी अवधारणा है, ठीक है। प्रदेश की क्या है? सब अवधारणा या फिर इसकी संकल्पना है। प्रदेश की क्या होती है? अपनी अलग पहचान होती है। हर प्रदेश की कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जो उसे अन्य प्रदेशों से अलग बनाती हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उस प्रदेश की पहचान बनाई जाती है। और जब वो एक प्रदेश किसी दूसरे प्रदेश से अलग होता है, अपनी समानताओं से, अपनी विशेषताओं से अलग होता है, तो उसी के आधार पर उस प्रदेश का पहचान रखा जाता है, बनाया जाता है। जैसे कि थार मरुस्थल अपनी शुष्क जलवायु और रेतीली भूमि के कारण पूरे भारत में अलग पहचान रखता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ बालू है, बालू वहां पर अगर झाड़ी पाया तो वो कंटीला पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे झाड़ी पाए जाते हैं, वहां पर जंगल नहीं पाया जाता क्योंकि वहां पर वर्षा नहीं होती है। तो ये बात कहा जा रहा है कि जो प्रदेश है वो अपनी अलग पहचान रखता है, चाहे वो थार मरुस्थल हो, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, या फिर हमारा झारखंड का जंगल हो, छत्तीसगढ़ का जंगल हो, या फिर मध्य प्रदेश का जंगल हो, सब क्या है? तो अपने अपने विशिष्ट पहचान रखता है, अपना अपना क्या करता है? वो अलग पहचान रखता है। चाहे वो पूर्वांचल की पहाड़ियां हो, ठीक है, सब अपना अपना अलग पहचान रखता है, उसी को प्रदेश कहा जाता है। चौथा जहाँ पर इसकी अवधारणा या फिर संकल्पना है प्रदेश की सीमाएं हमेशा निश्चित नहीं होती। प्रदेश का सीमा ऐसा नहीं कि निश्चित, जैसे कि हमारा झारखंड का सीमा निश्चित है, हम लोग को पता है कि हमारा जो झारखंड है वो इस तरह से क्या है, तो हमारा एक रेखा खींच दिया गया, वो हमारा निश्चित हो गया। लेकिन प्रदेश का सीमा कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आज आप देख लिए कि जो थार मरुस्थल वहां पर बालू है, अगर कर रहे करके वहां पर वर्षा होने लगे तो वहां पर तो जंगल आ जाएगा। तो वो जो जंगल आने वाला, मान लीजिए इतना बड़ा थार मरुस्थल था, अब यहाँ पर वर्षा होने लगा, इतने बड़े क्षेत्र में अब जंगल हो गया, तो क्या ये सीमा निर्धारित पक्का हुआ? नहीं हुआ। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें जो सीमाएं है वो पक्का नहीं रहता है, कभी भी वो बदल जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया कि प्रदेश की जो सीमाएं वो हमेशा निश्चित नहीं होती है, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रदेश की सीमाएं राजनीतिक सीमाओं की तरह हमेशा स्पष्ट नहीं होती है। कई बार एक प्रदेश की विशेषताएं धीरे धीरे समाप्त होती है और दूसरे प्रदेश की विशेषताएं शुरू हो जाती है।
कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि जो आसपास में जंगल है, जंगल को कटवा दिया जा रहा है, तो जंगल अगर नहीं रहा, वो पहले एक जंगल प्रदेश था, अब जंगल ही नहीं रहा तो वो कौन सा प्रदेश, वो सूखा प्रदेश हो गया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो प्रदेश है उसकी सीमाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। इस कारण प्रदेशों की जो सीमाएं कई बार अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है, अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। पांचों जो यहाँ पर हम लोग इसकी संकल्पना देखेंगे वो है, प्रदेश अध्ययन की सुविधा के लिए बनाया जाता है। प्रदेश किस लिए बनाया जाता है? ताकि अध्ययन में सुविधा हो सके। भूगोलवेत्ता किसी क्षेत्र का अध्ययन आसान बनाने के लिए प्रदेशों का निर्माण करते हैं। इससे किसी क्षेत्र की समस्याओं, संसाधनों और विशेषताओं को समझना सरल हो जाता है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें क्या समस्याएं हैं, उनमें संसाधन क्या है, उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, जो भी समस्या है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भूगोलवेत्ता जो है अपने अध्ययन के लिए, अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए चीजों को, क्षेत्रों को प्रदेशों में बांटते हैं। यदि पूरी पृथ्वी का एक साथ अध्ययन किया जाए तो यह बहुत कठिन होगा, इसलिए उसे विभिन्न प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि जंगल प्रदेश, ठीक है, हिमालय प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश, इस तरह से अलग अलग प्रदेशों में इसको बांटा जाता है और उसको अध्ययन किया जाता है। जैसे मैदानी प्रदेश हो गया, ठीक है, जलीय प्रदेश हो गया, तो इस तरह से उसको बांटा जाता है और उसको पढ़ने में आसानी होता है, अध्ययन करने में आसानी हो पाता है। तो प्रदेश अध्ययन की सुविधा के लिए बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि ये कोई बाउंड्री है। छठा जो उसका संकल्पना है वो यह है कि एक ही क्षेत्र अनेक प्रदेशों का भाग हो सकता है। एक ही क्षेत्र क्या है, तो अनेक प्रदेशों का भाग हो सकता है। किसी क्षेत्र को अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रदेशों में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए झारखंड प्राकृतिक दृष्टि से छोटा नागपुर पठार का भाग है। प्राकृतिक दृष्टि से क्या है, तो छोटा नागपुर पठार का भाग है। खनिज संपदा के आधार पर खनिज प्रदेश हो गया, और प्रशासनिक दृष्टि से भारत का एक राज्य है। और प्रशासनिक दृष्टि से क्या है, तो यहाँ पर एक भारत का राज्य है। सिर्फ खनिज नहीं, यहाँ पर जंगल भी है, तो जंगल प्रदेश भी हो गया। तो एक ही क्षेत्र को कई सारे अलग अलग प्रदेशों में बांटा जा सकता है। अलग अलग क्षेत्र के वहां पर अलग अलग चीज पाए जाते हैं, तो इसको अलग अलग प्रदेशों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हमारा जमशेदपुर वाला क्षेत्र है, बोकारो है, ठीक है, तो इसको हम लोग औद्योगिक प्रदेश नाम दे सकते हैं। तो एक ही क्षेत्र को अलग अलग प्रदेशों में बांटा जा सकता है। आगे हम लोग प्रदेश के प्रकार को समझते हैं। यही चीज आपसे पूछा गया था कि प्रदेश को परिभाषित करें, प्रदेश की संकल्पना और इसके प्रकारों का विवरण दीजिए। तो हम लोग प्रदेश के प्रकार को अब यहाँ पर समझते हैं। प्रदेश का जो पहला प्रकार है प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश वह होता है जिसका निर्धारण प्राकृतिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। इसमें स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति तथा जल संसाधनों को आधार बनाया जाता है। इसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रदेश। जहाँ पर मिट्टी के आधार पर प्रदेश बांटा जाए, या फिर जंगल के आधार पर बांटा जाए, फिर पहाड़ों के आधार पर बांटा जाए, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उसके आधार पर अगर क्षेत्रों को बांटा जाता है तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रदेश। इस प्रकार के प्रदेशों की विशेषताएं प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं और मानव का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। उदाहरण देख सकते हैं कि हिमालय प्रदेश, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल आदि, ये सब क्या है, तो प्राकृतिक प्रदेश है। प्रदेश का जो दूसरा प्रकार है सांस्कृतिक प्रदेश। सांस्कृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश वह होता है जहाँ के लोगों की भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, पहनावा तथा जीवन शैली में समानता पाई जाती है। इसको बोलते हैं सांस्कृतिक प्रदेश। जहाँ पर एक ही क्षेत्र में लोग एक तरह की संस्कृति को अपनाते हैं उसको बोलते हैं सांस्कृतिक प्रदेश। ऐसे प्रदेशों की पहचान उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर की जाती है। उदाहरण से देख सकते हैं राजस्थान की संस्कृति, दक्षिण भारत का द्रविड़ संस्कृति क्षेत्र तथा झारखंड का आदिवासी संस्कृति क्षेत्र। ये सब क्या है, तो अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के संस्कृति होते हैं, जिसको अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राकृतिक क्षेत्र या फिर कह सकते हैं कि प्रदेश क्षेत्र कहा जाता है, जिसको सांस्कृतिक के आधार पर बांटा जाता है। तीसरा जो प्रकार है वह आर्थिक प्रदेश। आर्थिक प्रदेश ये क्या है, ये भी प्रदेश का एक प्रकार है। आर्थिक प्रदेश वह होता है जहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां समान होती हैं। ऐसे प्रदेशों की पहचान कृषि, उद्योग, खनन, व्यापार या फिर अन्य आर्थिक कार्यों के आधार पर की जाती है। अगर कृषि वाला क्षेत्र है तो कृषि प्रदेश कहा जाएगा, अगर औद्योगिक क्षेत्र है तो औद्योगिक प्रदेश कहा जाएगा, खनन क्षेत्र है तो खनन प्रदेश कहा जाएगा, व्यापारिक क्षेत्र है तो व्यापारिक प्रदेश कहा जाएगा। इस तरह से आर्थिक प्रदेशों को उसके आधार पर बांटा जाता है, इन सब चीजों के आधार पर बांटा जाता है। इन प्रदेशों में लोगों की आजीविका और आर्थिक संरचना लगभग समान होती है। उदाहरण देख सकते हैं दामोदर घाटी का औद्योगिक प्रदेश, झारखंड का खनिज प्रदेश तथा पंजाब का कृषि प्रदेश। इसको अलग प्रकार में बांटा जा सकता है, इसको बोला जाता है आर्थिक प्रदेश। ठीक है, प्रदेश का या फिर कह सकते हैं जो प्रदेश है उसका अगला जो प्रकार है वो है प्रशासनिक प्रदेश, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। प्रशासनिक प्रदेश वह होता है जिसे शासन और प्रशासन की सुविधा के लिए बनाया जाता है। इसकी सीमाएं सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी जो सीमाएं वो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि हमारा जिला हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा राज्य हो गया। उनका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना होता है, जैसे कि भारत हो गया, झारखंड राज्य हो गया, रांची जिला हो गया, फिर प्रखंड। ये क्या है,
क्षेत्रों में बांटा गया ताकि यहाँ पर प्रशासनिक काम जो है वो आराम से निपटाया जा सके। अगर आप एक थाने के निवासी हैं तो आपका जो केस है वो उसी थाने में लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कुछ काम करते हैं तो रांची में जाके आप करवाएंगे, पहले आपको इसी थाने में जाना पड़ेगा। इसलिए इसको बांटा जाता है ताकि चीजों को आसानी से चलाया जा सके, सुचारू रूप से प्रशासन को चलाया जा सके। अगला जो प्रकार है प्रदेश का वो है औपचारिक प्रदेश। औपचारिक प्रदेश वह होता है जहां किसी एक या फिर अधिक विशेषताओं की समानता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसको बोलते हैं औपचारिक प्रदेश। इस प्रदेश के सभी भाग एक जैसी विशेषताओं से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे समरूप प्रदेश भी कहा जाता है। उदाहरण से गंगा का मैदान हो गया, जहाँ समतल भूमि और उपजाऊ मिट्टी प्रमुख विशेषताएं हैं, एक ही प्रकार का सब कुछ पाया जाता है, इसको बोलते हैं औपचारिक प्रदेश। ये सब क्या है, सब प्रदेश के प्रकार है। अगला जो प्रकार है प्रदेश का वो है क्रियात्मक प्रदेश। क्रियात्मक प्रदेश किसी केंद्रीय स्थान और उससे जुड़े कार्यों के आधार पर बनता है। इसमें एक मुख्य केंद्र होता है और आसपास के क्षेत्र उससे विभिन्न कार्यों के माध्यम से जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं क्रियात्मक प्रदेश, जहां से सारा काम होता है। यह संबंध व्यापार, परिवहन, उद्योग, शिक्षा या फिर अन्य सेवाओं के कारण हो सकता है। उदाहरण में देख सकते हैं कि जमशेदपुर हो गए और उसके आसपास का औद्योगिक क्षेत्र हो गया। यहाँ आसपास के लोग रोजगार, व्यापार और अन्य सुविधाओं के लिए जमशेदपुर पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो सब क्या है, सब क्रियात्मक प्रदेश जहाँ पर आसपास के क्षेत्र इससे जुड़े हुए रहते हैं। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रदेश भूगोल की एक मूलभूत अवधारणा है जिसके माध्यम से पृथ्वी की सतह के विभिन्न क्षेत्रों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। समान विशेषताओं वाले क्षेत्रों को प्रदेश कहा जाता है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, औपचारिक तथा क्रियात्मक प्रदेश इसके प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निष्कर्ष लिखिएगा। प्रदेशों का अध्ययन हमें किसी क्षेत्र की विशेषताओं, समस्याओं और विकास की संभावनाओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, निष्कर्ष को लिख लेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आसान तरीके से हम बताने का आपको कोशिश किए और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।